इस विषय पे आपने भी बहुत अच्छी रिसर्च करके एक कालजयी पुस्तक लिखी है, कहानी कम्युनिस्टों की। तो ये उसी से संबंधित एक टॉपिक है। रिसेंट में मैंने काफी सारे वीडियोस देखे और उत्सुकतावश फिर मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसने जो मेरे ज्ञान चक्षु थे इस विषय में, जो वर्ल्ड में जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है, सबवर्जन किया जाता है, वो कैसे होता है और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो जब मैंने उस चीज को सुना तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। तो मुझे लगा ये सबके साथ में शेयर करना चाहिए। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं यूरी बेज़मेनोव, जो कि मित्रोकिन आर्काइव, आप सबने सुना होगा, आपने सुना होगा, जो मित्रोकिन आर्काइव को लिखने वाले, उजागर करने वाले वसीली मित्रोकिन थे। ये उनके प्रोटीज थे। प्रोटीज मतलब उनके स्टूडेंट, उन्होंने सिखाया है और उनके बॉस रहे हैं मित्रोकिन। यूरी उनके सबऑर्डिनेट थे। यूरी बेज़मेनोव ने मित्रोकिन से काफी कुछ सीखा अपने कार्यकाल के दौरान। तो मित्रोकिन जो थे वो केजीबी में, ये दोनों ही केजीबी में कार्यरत थे, केजीबी में स्पाई थे। मित्रोकिन का, वसीली मित्रोकिन का कार्य था कि वे सारे जितने भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करें, और आर्काइविंग भी उसका एक पार्ट था ऑफ हिज जॉब। एंड और जो ये यूरी बेज़मेनोव थे, ये काफी यंग थे उनसे उम्र में, और इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उनके डिवीजन में ज्वाइन किया था। यूरी बेज़मेनोव के पिता, इनका जन्म 1939 में हुआ था रशिया में, और इनके पिता बहुत हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल थे सोवियत आर्मी में, और काफी एक प्रिविलेज्ड इनकी अपब्रिंगिंग रही। पर हुआ ये कि इनकी माता भी कार्य करती थी और पिता भी बिजी रहते थे, तो इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक एशियन नैनी के द्वारा हुई। तो इनको ओरिएंटल और एशियन कल्चर से बहुत लगाव था। तो ये बड़े होकर के इन्होंने जब केजीबी ज्वाइन की तो इनको ट्रांसलेटर का के तौर पर इंडिया भेजा गया था उस समय। तो इन्होंने हिंदी और उर्दू सीखी, काफी ज्ञान था। और इंडिया में भी मैं शेयर करूंगी, इंडिया में भी इनकी काफी सारी इंदिरा गांधी और सोवियत, उस समय तो कांग्रेस का सोवियत यूएसएसआर के साथ में काफी गठबंधन था। तो इन्होंने ट्रांसलेशन का बहुत कार्य किया। फिर इनकी पोस्टिंग खत्म हुई और ये वापस से रशिया गए। तो केजीबी ने इनको प्रमोशन दिया और प्रमोशन के तौर पर इन्हें प्रोपेगेंडिस्ट का कार्य संभालने कहा। तो बोले प्रोपेगेंडिस्ट तो एक सिर्फ एक फ्रंट है, नाम मात्र को था, ये सबवर्जन था। वहां पे इन्होंने सबवर्जन सीखा। फिर ये इंडिया आए, न्यू दिल्ली में के केजीबी के कॉन्सुलेट में इन्होंने काफी साल कार्य किया और सबवर्जन के उस पे काम किया, कैसे करते थे। फिर इन्होंने इनको सब करते करते दुख हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो अपने मूल्यों में इतना कल्चर का इतना रिच कल्चर है, और ये भोले भाले लोग हैं, और हम इनके साथ में क्या कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि वियतनाम में कुछ लोग थे जिनको जो कार्य खत्म हो चुका था जब वियतनाम वॉर के वहां पे, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और वो भोले भाले लोग थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था, दे वर यूजफुल इडियट्स। उसका भी हम देखेंगे। तो ब्रेन वॉश लोग थे। तो दिस इज व्हाट दे डू। तो कहते हैं आई वाज सपोर्टिंग अनकॉन्शियसली, अननोइंगली, अंटिल दैट पॉइंट सपोर्टिंग एन इविल रिजीम। तो मैं नहीं कार्य करना चाहता था। तो फिर इन्होंने डिफेक्ट किया। अब उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो बताते हैं कि इनको हिप्पी बन करके एक हिप्पी के ग्रुप के साथ में जाना पड़ा, क्योंकि केजीबी ने इंदिरा गांधी से एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल निकलवा दिया था कि कोई भी केजीबी का जो भी एजेंट है, वो अगर डिफेक्ट करके किसी भी एम्बेसी में जाएगा तो वो सीधे पुलिस के पास में हैंड ओवर किया जाएगा, एंड विच मेंट सर्टेन डेथ। तो ये कहीं भी नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से ये निकले, और इन्होंने फिर कनाडा पे सीआईए से कांटेक्ट किया। फिर ये कनाडा में डिफेक्ट किया, और ये कनाडा में रहे, और वहां पे फिर इन्होंने अमेरिका और कनाडा को काफी उन्होंने यूनिवर्सिटीज में काम किया, थिंक टैंक्स के साथ काम किया, और जो सबवर्जन की जो पूरी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे केजीबी ये करता है, उसके बारे में इन्होंने सिखाया। जिसको कि अब हम जो देखते हैं, ये 1980s की बात है जब वो सिखा रहे थे। इनका हार्ट अटैक से 19 डेथ हो गई है 1993 में। तो ही पास्ट अवे इन 1993।
मित्रोकिन की एक्चुअली मित्रोकिन लिव लॉन्गर देन हिम, शायद 2006 के आसपास मित्रोकिन की डेथ हुई है। तो इनकी तो फिर भी हृदय गति के रुकने से बहुत जल्दी हो गई थी, पर जो इनका शॉर्ट जीवन था 53 इयर्स का, उसमें इन्होंने इतनी जागरूकता लाई और इस चीज को अमेरिका ने सीख लिया। और अब हम देखते हैं अमेरिका दुनिया भर में, अमेरिका भी रशिया की टक्कर में सबवर्जन करता है। सो दिस इज द बैकग्राउंड टू इट। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी, क्योंकि ये अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया, तो लव लेटर टू अमेरिका करके एक पुस्तक है। तो आज मैं जो भी बताऊंगी ये उस पुस्तक के रेफरेंस से होगा, और इसके साथ ही यूरी के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में, तो आप वहां पे भी देखिएगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर ऑब्जर्वेशनल थिंग्स जो हमने रिसेंट में देखी हैं, जिनके भी सब रेफरेंसेस मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक के कोई प्रश्न? कोई प्रश्न तो मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। अच्छा, और लाइक इसको, इस सेशन को आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि जो केजीबी और ACYPL और ये जितनी भी एजेंसीज है, CIA है, इन सब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके कुछ चैप्टर्स हमने निकाल लिया, वो हम आज देखेंगे। वही देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ब्रेन वॉश। अगर हम भारत को आज देखें तो भारत की हिंदू जनता का एक बड़ा हिस्सा ब्रेन वॉश्ड है पूरी तरह से, जिसको हम ब्रेन डेड जॉम्बीज, ब्रेन डेड सरकारी हिंदू, ब्रेन डेड हम इस तरह से जो कहते हैं, वो पूरी तरह से ब्रेन डेड है। और ये ब्रेन डेड जो है, ये ब्रेन डेड का पूरा एक गाइड है। उसी गाइड बुक को अमेरिका भी अप्लाई करता है, भारत भी अप्लाई करता है, अगर आप देखेंगे। और अब AI का युग आ रहा है, उसमें ब्रेंडेड लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, और जो ब्रेंडेड लोगों को खोलना चाहते हैं उसके लिए बहुत कुछ है। तो हम अब इसकी शुरुआत करते हैं यूरी की पुस्तकों को आगे बढ़ाते हुए। और श्वेता जी, बीच बीच में हम वर्तमान के रेफरेंस लेंगे, लेकिन हम आरंभ करते हैं यूरी के अतीत से। जी, तो ये मैंने शेयर किया है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है जी। तो ये है यूरी बेज़मेनोव, ठीक है। एंड आई एम अगेन सेइंग ये ऐसी कुछ नई जानकारी नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये देखा होगा, जाना होगा, कहीं और भी सुना होगा। सो अगर ऐसा है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हो सकता है आपको इस चर्चा के दौरान और भी कुछ एडिशनल एंगल्स मिल जाए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये है यूरी बेज़मेनोव। ये कहते हैं, इन्होंने जो ये प्रोपेगेंडिस्ट का काम करते थे केजीबी के लिए, इनका कहना था द हाईएस्ट आर्ट ऑफ वॉरफेयर इज नॉट टू फाइट एट ऑल। मतलब जो सबसे बड़ा जो घातक हथियार है किसी के पास में, वो ये है कि आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए ही नहीं, बट टू सबवर्ट एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन द कंट्री ऑफ योर एनिमी अंटिल सच अ टाइम दैट perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy. You can take your enemy without a single shot being fired. Yuri Bezmenov. तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो हथियार है, जो सबसे बढ़िया तरीके से कोई भी देश लड़ सकता है अपने शत्रु देश के साथ में, वो ये है कि आप बिना हथियार उठाए उस देश को ऐसे सबवर्ट कर दीजिए कि उस देश में कोई भी चीज जो उसकी वैल्यूएबल हो, जो उसकी संपदा हो, उसको आप इस तरह से नष्ट कर दीजिए कि बाय द एंड ऑफ इट, कुछ समय के बाद में वो जो शत्रु देश है वो आपको शत्रुवत समझे ही नहीं, वो अपनी रियलिटी को इस तरह से खो दे कि वो सोचे कि आप ही उसके मित्र हैं। दैट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग अ नेशन। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो शत्रु देश है, वो आपको सबवर्ट करके, यानी विनाश करके, वो आपको एक अपना कल्चरल उपनिवेश बना लेता है। बिल्कुल आपका अपना कल्चरल उपनिवेश बना लेता है। और जैसे वहां वो उनके यहाँ गे मैरिज है, राइट है, तो आपके यहाँ बना रहा है। जैसे वो उनके यहाँ यौन स्वच्छंदता है, पति किसी के साथ जा रहा है, पत्नी किसी के साथ जा रहा है, आपके यहाँ वो लॉ बनवाकर उसको लागू कर दिया है, तो वो आप उसके उपनिवेश हो जाती है। जी, एब्सोल्युटली। इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया यूरी ने, जो उन्होंने सीखा था। तो पहले हम देखते हैं कि सबवर्जन होता क्या है।
Subversion is a term for aggressive destructive activity to destroy a nation of overt legal legitimate way. मतलब subversion जो होता है ये एक बहुत ही लीगल तरीके से किया गया कार्य होता है कि पर वो बहुत अग्रेसिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, पर वो सबकी आंखों के सामने हो रहा होता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमारा सबवर्जन हो रहा है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये किसी को क्राइम नहीं दिखता है। ठीक है, सबवर्जन इज ऑल्सो अ टू वे एक्टिविटी। जब तक के जो सबवर्ट कर रहा है आपको वो और जो सबवर्ट हो रहा है वो जब तक के कोई प्रतिकार ना करे, वो रिस्पॉन्स करता रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, तब तक के ये सबवर्जन चलता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई कोई देश है जैसे चाइना या रशिया हम ले लें, तो वहां पे तो सबवर्जन क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो क्लोज सोसाइटीज है, वहां पे आपके जो टाइम्स मैगजीन है या आपका सोशल मीडिया तक नहीं चलता है चाइना में, तो वो क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है, दैट्स व्हाई सबवर्जन डजंट वर्क, इट्स अ क्लोज सोसाइटी, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट जितनी भी डेमोक्रेसीज है और डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ पे सबवर्जन इसीलिए बहुत काम किया है। ठीक है, सबवर्जन कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ द टारगेट इज रिस्पॉन्सिव, इट इज अ टू वे ट्रैफिक। तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी, भारत से भी काफी रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, ये एक मैंने थोड़ी सी फोटो लगाई है, ये यूरी की फोटो है जब ये रामकृष्ण मिशन पे महेश योगी महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए थे, ये कि केजीबी ने उन्हें उस काम के लिए भी भेजा था कि आप वहां पर जाकर के देखिए। तो ये एक मैं लोगों को बता देता हूँ, महर्षि महेश योगी का ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम था और आज वो पूरा वीरान पड़ा है। और महेश योगी ट्रांसेंड मेडिटेशन जो है कह के ये अमेरिका में, हाँ, अमेरिका में ले गए थे। जो 70 का दशक जो दौर था हिप्पी कल्चर का, जब इस्कॉन वहां पहुंचता है, महेश योगी पहुंचते हैं, बाद में ओशो पहुंचते हैं, ये जो आपको सतपाल महाराज के भाई हैं वो काफी बड़े पॉप धर्म गुरु हैं, वो पहुंचते हैं। तो ये जो है पूरा जो धर्म गुरु सब थे हमारे धर्म कल्चर, वो जो पहुंचे, तो श्वेता जी कह रही है कि उसमें यूरी को प्लांट किया गया। तो वो ये बताएंगे आपको अभी कि जैसे आज हम एक्सपोज क्यों किया गया जी। हाँ, जैसे आज हम देखते हैं जग्गी है, आचार प्रशांत है, इन सबको बहुत सुनने वाले लोग बैठे हैं, तो कैसे आपके धर्म संस्थाओं को सबवर्ट किया जाता है अपने लोगों को बैठाकर, वो इसलिए ताकि आपका जो नैतिक और मानक मूल्य है हिंदू संस्कृति का, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अब यहाँ से श्वेता जी जी अब हम देखते हैं एक क्विक ग्लांस इनटू जो ओपन सोसाइटीज होती हैं। ओपन सोसाइटी को आप मान लीजिए जैसे डेमोक्रेसीज होती हैं, जैसे आप भारत का ही एग्जाम्पल मान करके चलिए, तो कैसे एक ओपन सोसाइटी को रशिया या चाइना जैसी क्लोज सोसाइटी बनाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले होती है ओपन सोसाइटी होती है, उसके बाद में वहां पे इगैलिटेरियनिज्म लाया जाता है, फिर एक्सपेक्टेशंस को रेज किया जाता है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट आ गए, या अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में ट्रम्प आ गए हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे, अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई है, लोग बहुत खुश है, यूफोरिया में है कि हमारा देश तो अब नंबर 1 हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाएंगे और सब कुछ ओवरनाइट सब चमत्कार हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस रेज की जाती हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि एस्पिरेशन हमको बोला क्या गया था और हो क्या रहा है, नहीं ऐसे तो नहीं बोला गया था, चलो थोड़ा और समय दे देते हैं। तो ऐसे करते करते हम समय देते हैं कि चलो अभी तो 5 ही साल हुए, 5 साल में इतने सालों का वो कहाँ से करेंगे, ऐसे करके लोग समय देते जाते हैं। उसके बाद में होता है धीरे धीरे मन उखड़ता है और डिसकंटेंटमेंट आती है। डिसकंटेंटमेंट जब आती है तो उसके बाद में लगता है कि यार तो ये तो सब पॉलिटिशियंस तो सब वैसे ही होते हैं, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, लोगों की मोरल डाउन होता है। फिर होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सरकार तो कोई काम कर ही नहीं रही है, जो भी वो सपने दिखा के आपको लाई थी, बार बार इलेक्ट भी कर रहे हो आप, सब कर रहे हैं। उससे आता है रिसेशन। अब जब लोगों के पास में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, डीमोरलाइज्ड है इतने, तो उससे होते हैं सोशल अनरेस्ट, लोगों में दुख आता है, अनहैप्पीनेस होती है, और छोटी छोटी बातों में सिविल अनरेस्ट होने लग जाते हैं, धरने होते हैं,
लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उससे आती है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में जो जो देश की जो थ्रेशोल्ड होती है कि आप किसी भी चेंज को आप सहन कर सके, वो हट जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल अभी कितनी इंस्टेबिलिटी चल रही है, उछाल और चढ़ाव, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। फिर आता है रेडिकलिज्म के भाई अब कुछ तो चाहिए, लोगों को कुछ मोरल चाहिए, तो कहीं से रेडिकलिज्म का भी एक वो धतूरा पिला दिया जाता है कि भाई आपका रिलीजन बेटर है, ये है वो है, हिंदू मुस्लिम कर दिया। फिर उसके बाद में आता है पावर स्ट्रगल, और जिसमें कि सिविल राइट्स और गुटों के बीच में झगड़े होते हैं, और उनका जो फिर होता है कि एक रिप्लेसमेंट आता है कि सिविल वॉर होता है, रेवोल्यूशन, इन्वेजन, और ये सब कुछ होता है। और उसके बाद में आती है कि जो भी एक पावर आता है, या तो वो जो सबवर्टर होता है उसी के द्वारा, उसी का कोई सपोर्टेड कोई होता है, या कोई सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप या कोई दूसरा देश आ जाता है जो कि इन्वेड कर लेता है, और फिर वो हो जाती है एक क्लोज सोसाइटी। तो ये एक हाई लेवल एक पिक्चर है उसकी, ठीक है। ये सिंजू का वो है। तो ये आपने देखा एक एक कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा उन्होंने बनाया हुआ था, ये हमें करना है सबवर्ट। अब इसमें हम जाएंगे और डिटेल में। The best form of warfare is not to fight at all until such a time that your enemy doesn't perceive you as the enemy। ये सुनजू का भी एक डॉक्ट्रिन है जो केजीबी ने लिया था, चाइना का सुनजू जो विचारक था। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो केजीबी सबवर्ट करता है, सबवर्जन, इसको आप ब्रेन वॉशिंग पढ़ लीजिए। उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है नैतिक पतन, किसी भी देश का नैतिक पतन किया जाए, जो कि डिमोरलाइजेशन, उसका मनोबल गिराना। दूसरी स्टेज होती है डिमोरलाइजेशन, जो होता है इसको अबाउट 15 साल लगते हैं, इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स, जो कि एक जनरेशन का टाइम होता है कि आप एक जनरेशन को ब्रेन वॉश कर सको। तो सोचिए आप कितनी इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। नैतिक पतन में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं ये। उसके बाद में होता है डिस्टेबिलाइजेशन। डिस्टेबिलाइजेशन को लगभग 2.5 से 4 साल लगते हैं, 2 से 5 साल। और उसके बाद में आता है संकट, जो कि 2 से 5 महीने का रहता है बस ये स्टेज। और चौथा होता है सामान्यीकरण। अब हम इनको देखेंगे डिटेल में, ये कैसे किए जाते हैं। ये है इनका जो सबवर्जन प्रोसेस का चार्ट। पहला है डिमोरलाइजेशन, जो कि है नैतिक पतन करना किसी भी देश का। अब ये जो डिमोरलाइजेशन है, इसके भी 4 स्टेजेस में करते हैं, या 4 डिफरेंट शाखाओं में करते हैं। ये एक तरह से नहीं करते, ये आइडियाज के थ्रू करते हैं, जो विचार होते हैं किसी सोसाइटी के, जो स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ा जाता है धीरे धीरे। लाइफ जो होती है जैसे भारत में जाति, संयुक्त परिवार, धर्म, इसको तोड़ा इन्होंने। हाँ, और जो तीसरा है, 4 नहीं 3 होते, तीसरा होता है लाइफ, ठीक है। अब हम इनको धीरे धीरे डिटेल में देखते हैं। रिलीजन, सबसे पहले होता है रिलीजन। तो वो क्या करते हैं कि उनका मानना है कि डिस्ट्रॉय करो जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है किसी देश का, या तो उसको डिस्ट्रॉय करो या उसको रिप्लेस करो, या विथ सम सेक्ट, या जो गुरु होते हैं, कल्ट होते हैं, या कोई एक ऐसी चीज के साथ में जो असली जो धर्म है किसी देश का उसको हटाओ, और उसकी जगह पे किसी फेक उसको रिलीजन को, किसी कल्ट को लेकर के आया जाए, जो कि उसको रिप्लेस करे, जो जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो अपने मूल संस्कृति से, शास्त्रों से दूर हो जाए, कट जाए। तो हमने देखा होगा पहले से चला आ रहा है ये, तो हम देखें इस्कॉन मूवमेंट है, वो सिर्फ वो गॉडमैन बने हुए हैं, दे हैव बिकम, गोलों की चाबी उन्हीं के पास में है, ठीक है। फिर हम आज के जमाने में देख रहे हैं ईशा फाउंडेशन हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, आर्य समाज पहले से, संघ सबसे बड़ा, संघ सबसे बड़ा, दे आर द पुलिसमैन ऑफ गॉड, सेल्समैन ऑफ गॉड, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये कर दिया। तो ये इनकी एक आइडियोलॉजी रहती है।
इसमें कौन कौन हम देखते हैं, कौन कौन नैतिक पतन के भागीदार होते हैं, जो करते हैं ये चीज को। बाबा लोग जितने भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ले लीजिए, जग्गी वासुदेव ले लीजिए, राम भद्राचार्य, ये हर कहीं पे आपको दिख जाएंगे जितने सरकारी इवेंट होते हैं, चाहे वो वहां पे आपको सरकार के लिए वोट मांगते हुए दिख जाए या सरकार के साथ में हाथ मिलाते हुए घूमते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड में ये भी डालते हैं कि ये जो सरकार है ये हमारे हिंदू रिलीजन के साथ में काफी, मतलब वो पर्यायवाची बन जाता है कि भाजपा और आरएसएस मतलब हिंदू, उस चीज को वो धीरे धीरे वो एक आइडियोलॉजी डाली जाती है। ठीक है, तो एक तो ये है कि पॉलिटिसाइजिंग ऑफ रिलीजन, दूसरा है कि कमर्शियलाइज कर दिया कि ये जितने भी हो रहे हैं, मुरारी बापू है, ये है वो है, वहां पे लोग चंदा लेते हैं और या भाई हमें मंदिर बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है, वहां पे आप कमर्शलाइजेशन जैसे हमारे तीर्थ क्षेत्रों का भी कर दिया है। बनारस आदि का जो कमर्शलाइजेशन किया, कुंभ का कमर्शलाइजेशन किया, अयोध्या का 400 करोड़ लेके अभी लूट के सरकार बैठ गई, ये जो कमर्शलाइजेशन है पूरा। मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मंदिर पे कब्जा कर लिया सरकारों ने। हाँ, तो अब लोगों के पास में अपने धर्म से, फेथ से रिलेटेड जो जिस चीज से अपने आप को जोड़ता है हिंदू, वो कहाँ जाए, क्या करे? गौ हत्या हो रही है, उसको भी रोकने का कोई वो नहीं हो रहा, तो हिंदू का तो मनोबल टूट ही रहा है ना। दिस इज ये सब बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा है संदीप जी। हम जैसे जैसे बात करेंगे आपको दिखेगा कि ये बहुत सोची समझी तरह से हो रहा है। एंटरटेनमेंट करना इन्हीं चीजों का, रिलीजन का एंटरटेनमेंट बना दिया जाए कि अब वहां पे ईशा के वहां पे देखिए कितने कितने पैसे लेते हैं वो, ऐसे और भी मठों में होता होगा। तो ये वहां पे इतने इतने पैसे लेते हैं और सब गलत तरह से करते हैं क्योंकि इन्हें खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये भी है कि इतने बड़े स्केल में वहां पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, सब होते हैं, ये भगवान से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको लगेगा। ठीक है, फिर है कि हाँ, धर्म का राजनीतिकरण एक राष्ट्र के नैतिक रूप से पंगु बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब कोई राष्ट्र ईश्वर से संबंधित चीजें सरकार को सौंपने लगता है और ईश्वर को सामाजिक न्याय तथा पक्षपात पूर्ण राजनीतिक झगड़ों में घसीटने लगता है, तो वह अनिवार्य रूप से वह सब कुछ खो देता है जिसे धर्म, दया और ईश्वर की कृपा कहता है वो। तो देखिए, ये मैं नहीं, ये यूरी ने कहा है, ये केजीबी का प्रोपेगेंडा है। दिस इज व्हाई इट इज डन। धर्म को सबसे सफल ईश्वर के विक्रेताओं के, मतलब सेल्समैन ऑफ गॉड पर निर्भर बना देते हैं ये लोग, और ये विक्रेता उच्च नैतिक मानकों के भी नहीं होते हैं। इस प्रकार वास्तव में नैतिक और ईश्वर केंद्रित लोग संगठित धर्म से दूर कर दिए जाते हैं। और इसमें है ना वो भी है कि धर्म में व्यक्ति पूजा, पर्सनालिटी कल्ट्स को बढ़ावा देना, ये भी इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हमारे यहाँ नेताजी को विष्णु अवतार बता दिया, राम जी को लाने वाला बता दिया। बेशक ईश्वर के बजाय आराधना और ध्यान का केंद्र बन जाता है। अक्सर ऐसे धार्मिक ठग स्वयं को ईश्वर का अवतार या यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर होने का दावा करते हैं। और ये जैसे नारायण स्वामी मंदिर में बताइए यूरी ने, जो आज हमने कितने पिछले साल की थी कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ, ये चीज वो बता के गया 1980s में। और ये उसके भी जैसे नारायण स्वामी जी का मंदिर है जहाँ भगवान नहीं है, उनको ही अवतार घोषित कर दिया है, वही मंदिर मूर्तियां चल रही है। जैसे हाँ, तो और नेता को अवतार घोषित कर दिया गया है। तो ये सब उसी स्ट्रेटजी का, वही यूनिवर्सिटी केजीपी से अमेरिका पहुंचकर भारत ऐसी यूनिवर्सिटी में आया, पूरी दुनिया में से फैला है। जी एब्सोल्युटली। तो हर कार्यक्रम में दिखकर धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, जग्गी वासुदेव इत्यादि और भी आप नाम इसमें जोड़ लीजिए, धर्म और संस्कार की एकता की मिली जुली अफीम बेच रहे हैं। धर्म के दमनकर्ताओं के शासन को वैधता और पवित्रता का आवरण प्रदान करने में अधिक
प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं ये लोग। तो जो डीमोरलाइजेशन का प्रोसेस है उसका फर्स्ट जो स्तंभ होता है वो रिलीजन होता है, और ये रिलीजन को काटने का काम कर रहे हैं ये जितने भी और एक और चीज, ये जितने भी ये जो जग्गी जैसे लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो ये गलत बयान देते हैं और गलत कार्य करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग भ्रमित होते हैं कि सही कौन है गलत क्या है, और ये जो बता रहे हैं गलत बयान दे रहे हैं धार्मिक चीजों के बारे में, तो उसके बारे में भी एक तो लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, दूसरा उनका रिलीजन धर्म से भी विश्वास उठता है, क्योंकि वो ऐसे जैसे जग्गी के बारे में आया और वो हो सकता है सत्य भी हो, ये वो लड़कियों के साथ में जैसे नग्न अवस्था में उनसे योग करवाते हैं, तो ऐसे जो गलत कार्य करते हैं तो जो धर्म गुरु है उनसे भी आस्था उठती है। ये भी एक सबवर्जन का ये है, टैक्टिक है, और ये जान के ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो कि लूज मोरल्स के होते हैं। तो वो जो फोटो मैंने वहां पे दिखाई थी यहाँ पे, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी आपको बताती हूँ। मैं ये जो है यूरी यहाँ पे गया था, तो यूरी ने कहा कि उसको वहां पे इसलिए भेजा गया था कि केजीबी ने कहा कि इतने बीटल्स और ये सब लोग जो जा रहे हैं ऋषिकेश में धर्म गुरुओं के आश्रम में, ये क्यों जा रहे हैं। तो केजीबी ने ये पता करने के लिए यूरी को भेजा था महेश योगी के आश्रम में। तो ये वहां पे गया और उसने काफी बातचीत की सबकी, और उसने कहा कि उस आदमी को कुछ भी नहीं पता है धर्म के बारे में, क्योंकि ये खुद भी बहुत स्टडी करता था। कहता है बट ठीक है, वो हिंदुओं को खुद गड्ढे में कूदने के लिए वो कर रहे हैं, उनके शास्त्रों से काट रहे हैं, तो यदि कोई राष्ट्र खुद ही अपना पतन करना चाहे तो हमें उसके लिए उसको राह दिखानी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो दे आर यूजफुल इडियट्स, ये उनको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, करने तो दे आर ओनली हेल्पिंग इन डीमोरलाइजेशन प्रोसेस। नैतिक पतन के स्टेट में हमारे सहायक ही हैं ये लोग, तो इन्हें करने दो, ये इनके बॉस ने इन्हें कहा था। तो ये आज भी लागू वही होता है कि संघ आदि जैसे हिंदू समाज का नैतिक पतन कर रहा है, तो कोई हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन करना चाहता है तो वो मास्टर्स के कहने पे करवा रहा है और हिंदू का नैतिक पतन हो रहा है। जी, तो एक तो हो गया रिलीजन, दूसरा है एजुकेशन। तो एजुकेशन में काफी ये हम देखते आ रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जो देखा कि जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ढंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाया जाए, डिस्टेंट बच्चों को जो है उनके कंस्ट्रक्टिव टीचिंग नहीं दी जाए, सब्जेक्ट्स सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाए, जो सब्जेक्ट्स उनको जीवन में सहायक होंगे वो नहीं पढ़ाई जाए, रोट लर्निंग, रट्टा मारने के लर्निंग के ऊपर सिखाया जाए, ठीक है, सब कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाए, और फालतू की चीजें पढ़ाई जाए। भागवत गीता जैसे शुरू से पढ़ाया जा सकता था, बट ये हमने कभी नहीं देखा। हिंदू शास्त्रों का के ज्ञान को तो कभी भी नहीं एनकरेज किया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी एक क्योंकि ये सोची समझी उसके द्वारा किया गया था, प्रेगमेटिक एफिशिएंटली सब फालतू की चीजें पढ़ाई जाए जो आगे चल करके उन्हें काम में ज्यादा नहीं आएंगी। इसके साथ ही उनको तो ये एक मॉरल बच्चों को शुरू से ही ये बता दिया जाता है, और उनके जो स्टडी का जो मटेरियल होता है कि एक सबवर्सिव माइंडसेट हो उनका, एक उनको ये सिखाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि तुम इंफीरियर हो, ना तो उनमें पौरुष जगाने वाली शिक्षा दी जाती है उस तरह से, और ना सब्जेक्ट्स उस तरह से दिए जाते हैं, ना लैंग्वेज वो दिया जाता है, और इसके साथ ही एक और रहता है कि आप हमारे बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो जैसे होम स्कूलिंग काफी होती थी पहले, या हमारे जो गुरुकुल होते थे, ऑलरेडी एक सिस्टम हमारा इतना अच्छा था, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एजुकेशन और जैसे अभी आज स्कूल में जाइए, छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि आपकी फीलिंग लड़की वाली है कि लड़के वाली है, आपको पिंक पसंद है कि ब्लू पसंद है। छोटे बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश तो भारत में चल रहा है, ताकि भारत में वह जो अमेरिका का समलैंगिकवाद कल्चर है वो भारत में बचपन से आ जाए, वो अभी चल रहा है।
एक और चीज है जो यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट आई वुड लाइक टू ऐड के शस्त्रों जो शस्त्र विद्या थी वो खत्म कर ली गई, और जो एक वो था कि अब आपको लाइसेंस के द्वारा वो करना होगा, तो ये भी एक डिमोरलाइजेशन है कि हिंदू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या कोई भी नहीं कर भारतीय फॉर सकते। दैट मैटर नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। तो शस्त्रों को भी हटा दिया गया और शास्त्रों को भी हटा दिया गया, और ना हिंदू ही ज्ञान दिया पुलिस जाता पे है। निर्भर हो जाए, पार्टी पे निर्भर हो जाए, नेता पे निर्भर हो जाए, वो सिर्फ वोट डाले, वो रिप्लाई ना करे। अगर आप देखिएगा कल परसों के कल 20 तारीख का फैसला है करकोटुमा कोर्ट का, कि हिंदुओं ने जो दिल्ली के दंगे में रिटेलिएट जो विरोध किया, वो सभी हिंदुओं को सजा मिल रही है, और जिन्होंने मलेच्छों ने मारे हिंदुओं को, वो सारे मलेच्छ छूट रहे हैं। तो हिंदुओं को ये सजा मिल गई कि अगर तुमने खड़ा होने की कोशिश की तो तुम जेल में सड़ोगे। तो उनका पूरा मॉरल डाउन कर दिया गया। ये उस सरकार में हो रहा है जिसकी पुलिस तथाकथित हिंदुवादी सरकार की पुलिस है, जब से दंगे हुए हैं उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन वो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को सजा दिया जा सके कि तुम खड़े कैसे हो गए इनके खिलाफ। तो आप जो कह रही है वो एकदम उसी का पार्ट दिख रहा है।